हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास एक फिर में है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है कि √3 जो है वो अपरिमेय संख्या कैसे है। बस देखते रहना शुरू से, इसके बिल्कुल भी मत करना है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें यूट्यूब पर, मैं गारंटी देता हूँ। बताना मेरे को। सबसे पहले हम उसकी प्रमेय करेंगे। प्रमेय क्या है? मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। प्रमेय मतलब बेसिक से चलेंगे, थोड़ा बेसिक लेके कि बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। p कोई क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या कैसी होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, मतलब वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटें। जैसे 2 है, 2 में 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या को भाग न जाएगा। ठीक है, 3 में 3 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो जिस संख्या में खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। p ये क्या है? अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि p का भाग मानो p क्या है? 5 है, a का मान 10 है। ठीक है, और पढ़ो इसको आगे थोड़ा सा। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं? जैसे धनात्मक पूर्णांक संख्या रेखा है 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, साफ सुथरे धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 है, 1 अपने आप में पूरा है, कटा पिड़ा नहीं है। 2 अपने आप में पूरा है, साफ सुथरा है, लंगड़ा लूड़ा नहीं है। जैसे 2.1 नहीं है, अगर ये 2.1 हुआ तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, उसको बोलेंगे पूर्णांक, भले ही माइनस का हो लेकिन पूरा हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो? यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि a का मान ले लो 10, p का मान ले लो 5। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि अगर 5 का भाग 10 की घात 2 में जा रहा है, देख लो, 5 दूनी 10, 20 जाएगा। यदि 5 का भाग 10 की घात 2 में जा रहा है तो 5 का भाग 10 में भी जाना चाहिए, जो कि जा रहा है। वही यही तो पूछ रहा है वो। यदि p का भाग a स्क्वायर में जा रहा है तो p का भाग a में भी जाना चाहिए, विभाजित करेगी, मतलब p का भाग a में भी जाएगा। ठीक है, जहाँ a एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, प्लस की संख्या है ये एक। ठीक है, जैसे एक और ले लो, जैसे हमारे पास 4 है, अगर 4 में 4 की घात 2 ले लो, 4 की घात 2 में 2 का भाग जाएगा क्या? 4 चौक 16/2, यानी कि कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा, 2 8 16। तो फिर 2 का भाग 4 में भी जाना चाहिए, जो कि जा रहा है। वही तो ये पूछ रहा है, वही तो बोल रहा है। यदि p का भाग a स्क्वायर में जा रहा है तो p का भाग a में भी जाना चाहिए। ठीक है, जो कि जा रहा है। अब हम प्रश्न को करते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हल। दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वो बोलना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लिखेंगे हल। 2 बिंदी का मतलब इस प्रकार है, हल इस प्रकार है। ठीक है, हम बोलेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन बोल रहा है अपरिमेय संख्या है, हम उल्टा मान के चलेंगे, उल्टा मान के। ठीक है, क्वेश्चन को उल्टा मान के करेंगे, विपरीत मान के करेंगे। हमने अपने मन से माना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या को हम
P बटे Q के रूप में लिख सकती हैं, है ना। 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकती हैं, जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 और P व Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य है। बड़ा कोष्टक लगा लेना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो आ नहीं पाया। जब √3, एक बात बताओ मेरे को, जब कोई संख्या है हमारे पास 2, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको बटे में 1 रख दो, तो इसको P बटे Q के रूप में लिख सकती हैं, बिल्कुल लिख सकती हैं, P बटे Q के रूप में। P व Q क्या है, पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। जैसे ही हमने इसको माना है कि √3 है, ये परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकती हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 हुआ, जैसे मानो P का मान अपने पास 2 है, Q का मान 0 हुआ, तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी कि अनंत आ जाएगा, अनंत, जो कि किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। P व Q सह अभाज्य हैं, यानी कि सह अभाज्य, यानी कि साथ साथ में अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2/3 है, P बटे Q, P का मान 2 ले लो, Q का मान 3 ले लो। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, साथ साथ, यानी कि 2 अभाज्य संख्या है, पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब जो खुद के अलावा किसी दूसरे से कट नहीं सकती, साथ अभाज्य संख्या है। या ये बोल दो कि इनका HCF 1 आएगा, इसमें से कॉमन सिर्फ 1 ही आ सकता है, 2 में से भी 3 में से भी। तो जिनका HCF 1 है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, P व Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। माना √3 क्या है, P व Q, √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया, गुणा कर लो, √3Q बराबर P, Q बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, P बटे √3, बराबर कर दो, बराबर करने पर Q² बराबर P², इसका कितना आ जाएगा, 3। समझ में आ रहा है कैसे आ जाएगा 3? अंडर अपने पास 3 है, इसका वर्ग हुआ, अंडर कितना होता है, अंडर से अंडर कट जाएगा, अंडर का मतलब कितना होता है, 3 पे घात 1/2, और इस पे घात कितनी है, 1/2, ठीक है, 1/2। एक घात से घात कट जाएगी, क्यों, क्योंकि घात गुणा में हो जाती है तो कट जाएगी, तो 3 की घात 1 बचेगी, कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है, वर्ग कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। इसको दे दो समीकरण 1, समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये क्या है, चूंकि Q क्या है, चूंकि Q एक पूर्णांक है, हमें पता है कैसे पूर्णांक है, √3 को P बटे Q के रूप में लिखा है, और P व Q क्या है, पूर्णांक है, मतलब Q भी पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, यहाँ से निकल के आया है, Q क्या एक पूर्णांक है। जब Q पूर्णांक है, ध्यान से देखना, जब Q पूर्णांक है, इसीलिए Q² भी पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। जब Q एक पूर्णांक है तो Q² भी पूर्णांक होगा। जैसे 2 है, 2 एक पूर्णांक है, हमें पता है, पूर्णांक एक, 2 का वर्ग कर दो, वो भी पूर्णांक होगा। जब Q एक पूर्णांक है तो Q का वर्ग कर दो, वो भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब एक पूरा अंक, ठीक है। चूंकि Q एक पूर्णांक है इसलिए Q² भी पूर्णांक होगा। Q² के बराबर में क्या है, Q² के बराबर में P² बटे 3, यानी कि इसीलिए P² बटे 3 भी
पूर्णांक होगा, होगा ना होगा। जब पी स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है तो मतलब 3 का भाग पी स्क्वायर में जाएगा, है ना, जाएगा। हम बोलेंगे इसीलिए पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको बोलेंगे चूंकि, इसको बोलेंगे 3 बिंदी को इसीलिए, एन में एन में फ़र्क है, ठीक है। ये बोलेंगे चूंकि इनको, इसको बोलेंगे इसीलिए। इसलिए पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। एक बात बताओ, फिर में क्या पढ़ी थी हमने, जब पी स्क्वायर ए स्क्वायर, जब पी ए स्क्वायर को मतलब पी का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो पी का भाग ए में भी जाना चाहिए। यानी कि जब 3 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है तो पी भी 3 से भाज्य होगा। पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। जब 3 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है तो 3 का भाग पी में भी जाएगा, क्योंकि हमने फिर में पढ़ी थी, अभी हमने ये वाली फिर में पढ़ी थी, ये वाली फिर में पढ़ी कि पी का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो पी का भाग ए में भी जाएगा। यदि 3 का भाग ए स्क्वायर पी स्क्वायर में जा रहा है तो 3 का भाग पी में भी जाएगा, ठीक है। 3 का भाग पी में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब 3 का भाग पी में जाएगा, कितना, जब पी में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग पी में जाएगा तो कुछ तो आएगा, तो माना के बना गया, क्या आ गया, के बना गया। 3 का भाग पी में गया, के बना गया। केवन एक पूर्णांक है, ठीक है। मान लो अपने यहाँ लिख देंगे, माना पी में 3 का भाग दिया तो केवन आ गया, ठीक है। पी बराबर कितना आ जाएगा, 3k1, ये आ गया। इसको बोल देंगे समीकरण 2, ठीक है। पी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था अपने पास, एरा समीकरण 1 क्या था, एरा समीकरण 1 लिखो, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3, ये समीकरण 1 था। इसमें मान रख दो, क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, पी का मान 3k1, 3k1 का होल स्क्वायर बटे 3, ठीक है। कितना आएगा ये, क्यू स्क्वायर बराबर 9k1 का होल स्क्वायर बटे 3, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 का 9, 3k1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्यू स्क्वायर के बटे में 3 आ जाएगा तो बचा k1 स्क्वायर, यानी कि k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3। इसको दे दो कितना, समीकरण 3 दे दो। फिर वही कहानी शुरू करनी है, दोबारा कुछ नया नहीं करना है। क्या, चूंकि, ये क्या है, ये क्या है, चूंकि, चूंकि k1 एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है। हमने पीछे पढ़ा था कि k1 एक क्या, एक पूर्णांक है। यहाँ देखो, जब p में 3 का भाग दिया था, p में 3 का भाग दिया तो k1 आया था। k1 एक पूर्णांक है, सही बात है। तो k1 क्या है, एक पूर्णांक है। इसीलिए इसको बोलेंगे, इसीलिए k1 का होल स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जब k1 एक पूर्णांक है तो k1 का होल स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। जब k1 का होल स्क्वायर
पूर्णांक है तो इसके बराबर में क्या है, ये सब है क्यू स्क्वायर बटे 3, तो ये भी पूर्णांक होगा, इसीलिए क्यू स्क्वायर बटे 3 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, ये भी पूर्णांक होगा। जब क्यू स्क्वायर और बटे 3 भी पूर्णांक होगा, इसीलिए 3 का भाग क्यू स्क्वायर में जाएगा, तो क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। फिर में पढ़ी थी हमने ना, फिर में क्या पढ़ी थी, फिर में है ना, फिर में तो पढ़ी थी हमने, जब पी का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है तो पी का भाग ए में भी जाएगा, इसीलिए जब 3 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। भाज्य मतलब क्यू 3 से कट रहा है, ठीक है, तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा, मतलब 3 का भाग क्यू में भी जाएगा। जब 3 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो 3 का भाग क्यू में भी जाएगा। जब 3 का भाग क्यू में जाएगा तो कुछ तो आएगा मेरे भाई, है ना। देखना देखना, मज़ेदार टॉपिक है, एक बात है, देखते रहो बस। माना क्यू में 3 का भाग दिया तो क्या आ गया साहब, K2 आ गया। भाई 3 का भाग क्यू में देंगे तो कुछ तो आएगा, तो K2 आ गया। K2 एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, K2 एक पूर्णांक है, मान लिया। इसका 3 इधर चला जाएगा, 3K2 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 4 दे देंगे नाम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक गजब का ट्रिक है, गजब का मतलब मज़ेदार इफेक्ट पड़ने वाला है, देखना। Q क्या है, 3K2, Q का मान, P का मान कितना है 3K1, Q का मान 3K2, यानी कि देखना P का मान कितना है 3K1, Q का कितना है 3K2। हमने जब क्वेश्चन किया था तो क्या पढ़ा था, हमने √3 एक परिमेय संख्या मानी थी जो कि P बटे Q के रूप की है। P व Q क्या थे, सह अभाज्य थे। P व Q सह अभाज्य है, यानी कि जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। हमने माना था P व Q सह अभाज्य हैं, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है कि देखो P व Q सह अभाज्य नहीं है, P में से 3 कॉमन आ रहा है, Q में से 3 कॉमन आ रहा है, जो कि गलत बात है। लेकिन हमने माना था कि P व Q सह अभाज्य हैं। शुरू में हमने क्या माना था, हमने माना था कि P व Q सह अभाज्य हैं, लेकिन यहाँ तो हमें समीकरण 1 और 2 से पता चल रहा है कि P व Q सह अभाज्य नहीं है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। Q में से समीकरण 4 क्या है, जीरा, Q बराबर 3K2, समीकरण 2 P बराबर 3K1, इनमें से इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2/4 से समीकरण 2/4 से स्पष्ट है कि 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों, P व Q में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P व Q सह अभाज्य नहीं है। जब कॉमन आ रहा हो तो P व Q सह अभाज्य कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे।
तो इसके बाद लिखेंगे P व Q सहभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। मतलब P व Q सहअभाज्य नहीं है, लेकिन हमने माना था कि P व Q सहअभाज्य हैं। हमने माना था P व Q सहअभाज्य हैं। समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट हो रहा है कि 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 3 P व Q में से कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है तो P व Q सहअभाज्य नहीं है। तो फिर हमारी जो पूर्व कल्पना थी, हमने जो सपना देखा था पीछे, उसका विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि कॉमन ही नहीं है। तो हम अपनी गलती मानेंगे कि अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमने जो सपना देखा था वो गलत है। हम लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना गलत है, हमने जो देखा था वो सही नहीं है। ठीक है, तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आ गया, बस यही तो आंसर है। इसको मेरे कहने से एक बार और देखना वीडियो को, इतना बेहतरीन समझ में आएगा। क्या ना, वो हमारा दिमाग कभी कभी थोड़ा बीच में खिसक जाता है, कोई बात नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। ठीक है, इस वीडियो को एक बार और देख लेना, गारंटी है समझ में आएगा। ठीक है।